4 से 5 नवंबर की करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 4 से लेकर 5 नवंबर की मिक्स करंट अफेयर्स है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस यानी कि सुनामी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उजागर करना है, इसके लिए हर साल यह दिवस कब मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कॉस्टे का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे। और तीसरा क्वेश्चन है कि द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई, जिसे बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है। अगला है हाल ही में गोगावील झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है। सातवां क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं के परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास किया है। आठवां क्वेश्चन है कि केन विलियम्स किस टीम से संबंधित है जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास लिया है। नौवां क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है वर्तमान समय में, यानी कि हमारे देश का जो 148 अनुच्छेद कहता है कि एक हमारे देश के लिए महानियंत्रक एक लेखा परीक्षा होगा जो हर चुनाव के बारे में हर किसी की जानकारी इकट्ठा करके रखेगा। 10वां क्वेश्चन है कि फ्रांस का सेवेलियर डे ला ऑर्डे नेशनल डू मेरिटे सम्मान किसे प्रदान किया गया। 11वां क्वेश्चन है कि भारत में आयोजित यानी कि हमारी इंडिया में आयोजित ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है। ICC महिला इसका खिताब हमारे 2025 में किसने जीता है, इसके बारे में जानेंगे। और 12वां क्वेश्चन है कि पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया। और आज लास्टवां क्वेश्चन है 13 के प्रोफेसर कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब किसने जीता। तो हम 4 से 5 नवंबर की करंट अफेयर्स को लेकर हाजिर है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की हम अपनी करंट अफेयर्स की क्यूज को शुरुआत करते हैं जो हमारे भारत की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। UPSC, रेलवे, MPPSC, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, MPS हाई भारत की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर्स तो डेली अपडेट की होती है और उनमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। पता हर दिन एक दिवस तो जरूर ही पूछा जाता है। 12 महीनों में हर एक महीना में हर दिन दिवस होते हैं, तो दिवस के बारे में क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि पहला क्वेश्चन है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है कि 2 नवंबर को, ऑप्शन बी है कि 3 नवंबर को, ऑप्शन सी है 4 नवंबर को, ऑप्शन डी है 5 नवंबर को। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो हम विश्व सुनामी जागरूकता के बारे में कुछ उसकी व्याख्या देख लेते हैं कि इसके क्या क्या कारण थे और क्या है विश्व सुनामी जागरूकता। सुनामी क्या है, सबसे पहले तो सुनामी के बारे में जानेंगे कि सुनामी क्या है। हर चीज़ का हर कुछ मतलब होता है, जैसे सुनामी है इसका तो कुछ मतलब होगा, इसका कुछ हर अर्थ होगा। तो इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए आगे की व्याख्या को शुरू करते हैं। विश्व सुनामी जागरूकता, विश्व सुनामी जागरूकता हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को, 5 नवंबर को। और
हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि सुनामी के खतरनाक प्रभावों और इसके प्रति जागरूकता और तैयारी के महत्व को बढ़ाना है। और मतलब सुनामी के खतरनाक जो प्रभाव होते हैं तो इसके प्रति लोगों में जागरूकता और तैयारी पहले से ही रखें कि सुनामी आए उससे पहले ही तैयारी होनी चाहिए। जैसे कि हमारे पेपर आते हैं तो उससे पहले हम अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं ताकि पेपर के दिन कोई भी डाउट न रहे और हमारी सारी पढ़ाई हो जाए। ऐसे ही सुनामी आए, जैसे कि भूकंप आता है तो उससे पहले अपन लोग उससे निपटने के कोई उपाय ढूंढ लेते हैं। ऐसे ही सुनामी के खतरनाक प्रभावों को बचाने के लिए इससे जागरूकता फैलानी चाहिए लोगों में और उसकी तैयारी पहले से ही बनाए रखनी चाहिए ताकि जो भी खतरा आए उसका आसानी से हल निकाला जा सके और उसका आसानी से बिल्कुल उसका सामना किया जा सके। तो इसका यही उद्देश्य है। हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है और इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में से 2015 में घोषित किया था और 2004 के इंडोनेशिया सुनामी के बाद हुई थी। इस बार 2025 में हमारी सुनामी की क्या थीम थी? तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कि सुनामी के लिए तैयार रहें, सुनामी की तैयारियों में निवेश करें। सिर्फ यही थीम। इसको याद करना बहुत अच्छा मोस्ट क्वेश्चन है कि सुनामी के लिए तैयार रहे, सुनामी की तैयारी में निवेश करें। सुनामी जो हमारी आने वाली है उसके लिए तैयार रहें, सुनामी की तैयारियों में निवेश करें। और फोकस किस पर रखना है कि शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, शिक्षा और आपदा तैयारियों में निवेश करके सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करना है। फोकस किस किस पर? शुरुआती चेतावनी प्रणालियों पर, जैसे कि हमारे शुरू में जो काम करते हैं उसमें कुछ चेतावनी मिलती है कि कुछ गलत ना हो जाए। और शिक्षा और आपदा तैयारियों में निवेश करके सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करना है, जो समाज में समुदाय बना रहता है उसको मजबूत करने के लिए। और सुनामी अक्सर भूकंप के कारण, समुद्र तल में होने वाली हलचल के कारण उत्पन्न होती है। भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, यहाँ तक कि उल्कापिंड भी सुनामी उत्पन्न कर सकते हैं। समुद्र में जो एक गोल चक्र सा बन जाता है कभी कभी तो उसको सुनामी आ जाती है अंदर से, वैसे ही जैसे कि गोल चक्र सा बन जाता है तो उसको सुनामी कहा जाता है। जैसे कि स्क्रीन पर दिखा देंगे तो उसमें थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो सुनामी के बारे में इतनी चीज़ें ज़रूर याद रखना है कि सुनामी कैसे आती है, क्या होता है। जैसे कि सुनामी को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2015 में घोषित किया गया था, 2004 में इंडोनेशिया में से नाम दिया गया था और 5 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। और लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उसके प्रति पहले से ही तैयारियां बरतना इसका सब प्रमुख उद्देश्य है। 2025 की थीम है कि सुनामी के लिए तैयार रहे और सुनामियों की तैयारी में निवेश करें। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चार्ल्स कॉस्टे का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अभी जो दुनिया के हमारे विश्व के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक यानी हमारे जितने सबसे बुजुर्ग यानी सबसे बूढ़े व्यक्ति थे जिसने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यानी कि ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण जीता है और उनका अभी 101 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो वे किस खेल से संबंधित थे? उन्होंने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो बुजुर्ग सदस्य थे तो उसका संबंध कौन से खेल से था? तो ऑप्शन ए है साइकिलिंग या ऑप्शन बी है कुश्ती, ऑप्शन सी है मुक्केबाजी, ऑप्शन डी है तैराकी। तो आपका इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि साइकिलिंग से संबंधित थे। कौन थे? जो हमारी दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो साइकिलिंग खेल से संबंधित थे जो स्वर्ण पदक विजेता माने जाते हैं। साइकिलिंग क्या होती है, साइकिलिंग के बारे में जान लेते हैं। साइकिलिंग का आविष्कार कब हुआ था या कहाँ हुआ था? साइकिलिंग का आविष्कार हुआ था जर्मनी में
जर्मन यानी कि जो जर्मनी यूरोप में पाया जाता है, तो बैरन कॉरल वॉन ड्रेस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब की गई थी? तो इसकी खोज 1817 में की गई थी, यानी कि जब 1857 की क्रांति भी नहीं हुई थी, जब साइकिलिंग चला रहा, जब ही से चलता आ रहा है, हमारा भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, यानी कि जब हमारा भारत अंग्रेज़ों के उसमें गुलाम था, तो जब साइकिलिंग का आविष्कार किया गया था जर्मनी में, बैरन कॉरल वॉन ड्रेस ने किया था। तो इसका पहला वाहन क्या था? पहला वाहन था इसका ड्रेसिन, जिसे लॉफ मासाइन या रनिंग मशीन भी कहा जाता है। ड्रेसिन को पहला वाहन ड्रेसिन था, जिसे लॉफ मासाइन कहा जाता है, यानी कि रनिंग मशीन भी कहा जाता है। तो साइकिलिंग का आविष्कार जर्मन के बैरन कॉरल वॉन ड्रेस में हुआ था, 1817 में किया गया था, और इसे लॉफ मासाइन या रनिंग मशीन भी कहा जाता है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि इसमें पेडल नहीं होते, सवार अपने पैरों से ज़मीन पर धक्का देकर आगे बढ़ता है, यानी कि इसमें पैदल नहीं होते, उसमें सिर्फ एक गोल सा चक्का होता है, जिसमें एक व्यक्ति को अपने पैरों से ज़मीन पर धक्का देकर से आगे बढ़ना पड़ता है। तो साइकिलिंग के बारे में तो जान लिया है, और इसके सबसे पहले है कि इसकी 1800 जर्मनी के बैरन कॉरल वॉन ड्रेस में इसकी खोज की गई थी, 1817 में बैरन कॉरल वॉन ड्रेस में, तो जर्मनी में इसकी खोज की गई थी। इस फैक्ट को याद रखना और नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो हमारे द्वारा जो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसको ज्वाइन कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर PDF मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, कि लॉन्लिनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई, जिसे बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो आपके ऑप्शन है ए किरण देसाई, या राज मेहता, या सुमित मिश्रा, या सर्वेश्वर दयाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किरण देसाई के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कहता है कि स्वर्ण सर्वेक्षण 2025 भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी चेन्नई, यानी कि भारत का सबसे गंदा शहर कौन सा है, और ऑप्शन सी मदुरै, ऑप्शन डी लुधियाना। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि मदुरै शहर को भारत का सबसे गंदा शहर घोषित किया जाता है। तो हम मदुरै के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मदुरै कहाँ पर स्थित है, मदुरै का क्या इतिहास रहा है हमारे भारत में, मदुरै कहाँ पर स्थित है, और इसकी राजधानियों के बारे में कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी के तट पर स्थित है, और इसे क्या क्या कहा जाता है। देखिए, मदुरै है जो तमिलनाडु का एक प्राचीन और सांस्कृतिक शहर है। हमारा जो भारत देश है ना, ऐसा जैसे हमारा ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, जैसे कि हमारे भारत का मैप ऐसा बनता है, ये ऐसा। तो तमिलनाडु राज्य कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर। तो तमिलनाडु का एक प्राचीन है ये मदुरै सांस्कृतिक शहर है यहाँ का मदुरै, जो कहाँ पर बैगई नदी के तट पर स्थित है, जो कहाँ पर है, बैगई नदी के तट पर स्थित है, और इसे पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये पश्चिम साइड है और ये पूर्व साइड है, तो इसे पूर्व का क्या कहा जाता है? एथेंस। मदुरै को पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है। ये बहुत बहुत मोस्ट बिंदु है, पूर्व का एथेंस कहा जाता है, जो हर परीक्षा रेलवे, MPPSC, पुलिस, बैंक, हर परीक्षा में IAS, सिक्योरिटी, SSC, MTS सभी परीक्षा में पूछा जाता है। भारत में जितनी भी परीक्षा अभी हो रही वाली है ना, सभी में पूछा जाता है। हम यहाँ पर करंट अफेयर्स बस सॉल्व नहीं करवाते हैं, यहाँ पर करंट अफेयर्स में जो भी आता है उसके बारे में पूरी बेसिक जानकारी बताते हैं, ताकि आप लोगों का हर सवाल इसमें कनेक्ट होता चले। तो मदुरै का थोड़ी परिचय देख लेते हैं कि इसकी भौगोलिक स्थिति। यह शहर तमिलनाडु के मध्य भाग में बैगई नदी के किनारे पर स्थित है, और इसका इतिहास में क्या महत्व है?
तो इसका इतिहास में क्या महत्व है? ये ऐतिहासिक महत्व, मदुरै का इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। 2000 साल। यह क्या था? पांड्य राजवंश की राजधानी थी मदुरै, पांड्य राजवंश। इसका उल्लेख प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। तो मदुरै है जो तमिलनाडु का एक सांस्कृतिक शहर है। मदुरै बैगई नदी के तट पर स्थित है और भौगोलिक स्थिति के द्वारा इसे पूर्व का एथेंस भी कहा जाता है। और ऐतिहासिक महत्व है, मदुरै 2 पांड्य राजवंश की राजधानी हुआ करती थी मदुरै। और सांस्कृतिक पहचान है, इसे पूर्व का एथेंस अपनी भव्य वास्तुकला और मंदिर के कारण से यह उपमान दिया गया। और क्या, यानी कि अपनी भव्य वास्तुकला, इसकी बड़ी ही भव्य वास्तुकला हुआ करती थी, इसलिए इसे इसका उपनाम दिया गया। क्या? पूर्व का एथेंस। और मोगरे की नगरी, इसे मल्लिगई माननगर भी कहा जाता है। ये नाम बहुत मुश्किल है, इसको याद रख लेना है कि मल्लिगई माननगर भी कहा जाता है। और मीनाक्षी अम्मन मंदिर, यह मदुरै का सबसे प्रमुख आकर्षण है, जो एक ऐतिहासिक और भव्य मंदिर परिसर है। अगला है कि यह अन्य आकर्षण या आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। अन्य विशेषताएं देखें तो यहाँ की भाषा मुख्य रूप से तमिल भाषा बोली जाती है, यानी कि तमिल भाषा में बात की जाती है। यहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, तमिल भाषा। और व्यापार केंद्र, अपनी तटीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र भी रहा। तो मदुरै के बारे में हमको पता है कि आपको कुल समझ में आ गया हो, तो इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में गोगाव्रील झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया? तो आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, बी गुजरात, सी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। बिहार के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, बेसिक जानकारी। बिहार क्या है? बिहार पूर्वी भारत में स्थित एक स्थलबद्ध राज्य। हमारा बिहार है जो पूर्वी राज्य में क्यों स्थित है? क्योंकि हमारा मैप ऐसा बनता है, तो मैप में यहाँ पर बिहार पड़ता है, तो यहाँ पर पश्चिम हो जाता है और यहाँ पर पूर्व। तो पूर्व में क्या पड़ता है? बिहार पड़ता है। तो इसे बिहार पूर्व भारत में से स्थलबद्ध राज्य। स्थलबद्ध का मतलब होता है कि घेर से घिरा हुआ, वहाँ पर कोई समुद्र तट न लगा हो। जैसे कि इसके बगल पे है उत्तर प्रदेश, यहाँ झारखंड, यहाँ पश्चिम बंगाल, यहाँ सिक्किम पाया जाता है, तो यहाँ पर बिल्कुल स्थलबद्ध है वो। और यह राज्य है जो बिहार की राजधानी क्या है? राजधानी तो सबको कैपिटल पता होनी चाहिए। कैपिटल क्या है बिहार की राजधानी? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम नहीं बताए। जिस चीज़ को पता होगा वो कमेंट करके बताएगा कि बिहार की राजधानी क्या है। चलिए अगला फैक्ट है कि यह राज्य गंगा नदी द्वारा 2 भागों उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में विभाजित है। यानी कि यहाँ पर से गंगा नदी निकल जाती है, तो यह राज्य है जो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। यानी कि जो राज्य है और यहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो उत्तरी बिहार और दक्षिण बिहार के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। तो बिहार के बारे में एक बिंदु है कि दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती है। क्या? हमारे बिहार राज्य की जो सीमा है यहाँ पर के दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से क्या सीमा साझा होती है। और बिहार की भौतिक संरचना को देखा जाए तो बिहार की भौतिक संरचना को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। शिवालिक क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी पठारी के बारे में जाना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां हमारा क्वेश्चन कहता है कि दुनिया में पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लागू करने वाला देश कौन बन गया है? यानी धूम्रपान को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया? ए मालदीव, बी अमेरिका, या फिर सी बांग्लादेश, डी रूस। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव। मालदीव के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। मालदीव हिंद महासागर में स्थित है, यानी कि जो है हमारा भारत। हिंद महासागर कहाँ? यहाँ पर हिंद महासागर। तो मालदीव भी कहाँ पर स्थित है? यहीं पर हिंद महासागर में स्थित है। एक द्वीप समूह है। देश में लगभग 12 शुद्ध प्रवाल द्वीप है, जिनमें से 200 पर ही आबादी है। यह भारत और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
और अपनी राजधानी माले है। यह एक गणतंत्र है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है पर्यटन, मछली पकड़ना और मुख्य रूप से इस्लाम देश है। क्या? मालदीव, बारह सौ प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, वैसे 6 पर यह बात है भारत और श्रीलंका दक्षिण पश्चिम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमता के परीक्षण के लिए कौन सा अभ्यास शुरू किया? ऑप्शन ए वायु समन्वय सेकंड, ऑप्शन बी पवन समन्वय सेकंड, या ऑप्शन सी है वायु मित्र सेकंड या पवन मित्र सेकंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायु समन्वय सेकंड अभियान शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 8वां कि केन विलियम्स किस टीम से संबंधित है जिन्होंने T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया था? किस टीम से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है 9वां। हाल ही में किसी रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो विश्व सहाय, नरोत्तम मिश्रा, पुनीत शर्मा, या ऑप्शन डी अभिजीत शर्मा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विश्वजीत सहाय माना गया है। अब थोड़ा सा न्यूजीलैंड के बारे में जानकारी देख लेते हैं। न्यूजीलैंड क्या, ऊपर बोला था न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसे माओरी भाषा में आओटेरोआ कहते हैं। इसका अर्थ लंबे सफ़ेद बादल की भूमि है। यानी कि माटोरी भाषा में क्या कहा जाता है? इसे माटोरी भाषा में कहा जाता है आओटेरोआ, यानी कि माओरी भाषा में आओटेरोआ कहते हैं, जिसका अर्थ है लंबे सफ़ेद बादल की भूमि कहा जाता है आओटेरोआ। यह 2 मुख्य द्वीपों उत्तरी और दक्षिणी द्वीप और कई छोटे द्वीपों में बना है और यहाँ की राजधानी वेलिंगटन और सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड। न्यूजीलैंड अपने विविध परिदृश्यों, समृद्ध माओरी संस्कृति और अपनी अनोखी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। तो न्यूजीलैंड के बारे में रही बेसिक जानकारी, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा और इस करंट अफेयर्स को भी पूरा देखिएगा। 10वां क्वेश्चन कहता है कि फ्रांस का सेविलियर ड्रे ला आर्डे नेशनल डू मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? ऑप्शन ए रवि मेहता, ऑप्शन बी पलक श्रीवास्तव, ऑप्शन श्रीकांत मांझी, ऑप्शन डी सिद्धार्थ जैन। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा सुनील कांत मुंजाल। आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11वां। भारत में आयोजित ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। चलिए अगर इसका सही जवाब देख लेते हैं क्या सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। अब भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो जाननी ही पड़ती है, तो सभी लोगों को इसके बारे में तो याद होगा। जैसे कि भारत आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य दक्षिण एशिया का एक देश है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 7वां बड़ा देश है, लेकिन जिसका कुल क्षेत्रफल हो जाए 32,67,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 सेल्सियस, 37 डिग्री 6 से उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 सेल्सियस, 57 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। उत्तरी हिमालय और दक्षिणी हिंद महासागर में पाया जाता है और पूर्व बंगाल की खाड़ी पश्चिम अरब सागर से घिरा हुआ माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां। पूर्वी प्रचंड बिहार नामक त्रिप सेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब, अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में व्याख्या। अरुणाचल प्रदेश भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है जिसका नाम
उगते सूर्य के पर्वत से लिया गया है। इसकी राजधानी ईटानगर है और यह असम, नागालैंड, भूटान में मध्य भारत के साथ सीमाएं साझा करता है। और हमारे ये भारत का अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जैसे ईटानगर होता है, उगते हुए देश सूर्य के नाम से जाना, इसके नाम रखा गया है। साझा करता यह पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य जो अपनी प्रकृति सुंदरता और जैव विविधता और विविध संस्कृति के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिल्कुल लास्ट में क्वेश्चन है, प्रोफेसर कबड्डी लीग के बाद में संस्करण का खिताब किसने जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दबंग दिल्ली ने जीता था। चलिए, तो आज की हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे 6 नवंबर की करंट अफेयर्स के साथ, जुड़ेंगे नए रोचक तथ्यों के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।